हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो आपका करंट अफेयर्स का रैंकिंग वाला सेगमेंट है, रैंकिंग एंड इंडिसेस, उसको अच्छे से कवर कर लें। अगर आप जानते होंगे कि कई सारे रैंकिंग होते हैं, कुछ माइनर होते हैं जो आपको यहाँ जैसे सामने दिख रहा है, कुछ मेजर होते हैं जिसके बारे में हमको थोड़ा और जानना होगा, तो उसका भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है सब आपको बता दिया जाएगा। प्रॉब्लम क्या आता है कि कई सारे रैंकिंग्स होते हैं तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि किसका क्या था किसका क्या था। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि आप एक बार अगर आप इस वीडियो को ढंग से 1.5x पे देख लें तो आपको रैंकिंग एंड इंडिसेस को याद रखने में कोई दिक्कत नहीं हो। कोशिश करेंगे ट्रिक के हिसाब से करने का। एक नई कोशिश स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रैंकिंग क्या है? यूरोन का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक। सबसे पहला बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा, अगर कोई स्टार्टअप उसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से अधिक हो जाता है, ग्रेटर देन $1 बिलियन, तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न। फिर आगे आप देखिएगा कि 10 बिलियन हो गया तो उसको डेकाकॉर्न बोलते हैं, 10 हो गया तो उसको डेका बोलेंगे, और बढ़ गया तो हेक्टो बोलेंगे। हमारे काम का नहीं है। फिलहाल बस इतना याद रखना कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो यूरोन का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है ना, इसमें पहले भारत का रैंकिंग 3rd पे था। ठीक है, पहले भारत का रैंकिंग 3rd पे था, पर अब वो स्लिप होकर के 4th पर आ चुका है। भारत की रैंकिंग अब स्लिप होकर के 4th पे आ चुका है। तो एक बार देख लेते हैं। ऑब्वियसली पब्लिश कौन कर रहा है? तो यूरोन रिसर्च संस्थान, अनुसंधान संस्थान कर रहा है। पहले रैंक पे कौन है? यूएसए। भारत का करंट रैंकिंग 4th है, पहले 3rd पे था। तो एक बार बस ये देख लेते हैं कि और कौन कौन देश थे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका यूएसए आएगा, उसके बाद आप चाइना आपको देखने को मिलेगा, और उसके पहले आप जब पहले देखेंगे तो इंडिया था, उसके बाद यूके था। अब क्या हुआ है कि जो यूके है ये अपना सर पास करके 3rd पोजीशन पे आ गया है, और इंडिया अब 4th पोजीशन पे आ चुका है। ठीक है, याद रहेगा, बढ़िया। दूसरा क्या है आपका? एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर इंडेक्स क्या है? सिंपल सी बात है कि एशिया, ये जो पावर की बात कर रहा है ना, ये कोई मिलिट्री पावर की बात नहीं कर रहा है, ये ओवरऑल पावर की बात कर रहा है। तो याद रखना, एशिया पावर इंडेक्स जो है ये ओवरऑल पावर की बात करता है, और इसमें इंडिया की रैंकिंग जो है वो आपकी 3rd है। तो फर्स्ट पे कौन आएगा आपका? तो फर्स्ट पे यूएसए है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद इंडिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूएसए कहाँ से आ गया एशिया में? बात कर रहा है एशिया पावर की। तो हाउ कम यूएसए? तो सिंपल सी बात है, ये जो सूचकांक है ये एशिया नहीं, इंडो पैसिफिक बेल्ट को लेकर के काम करता है। इंडो पैसिफिक का मतलब समझते ही होंगे आप, पूरा ये वाला पार्ट, इंडियन वाला भी आ जाएगा और आगे आपका पैसिफिक वाला पार्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक वाला पार्ट है, तो इसीलिए आप देखिए तो पहले पे यूएसए आएगा, फिर चाइना आएगा, तीसरे पे आपको इंडिया देखने को मिलेगा। उसके बाद एक है आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। यहाँ पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, फायर पावर केवल और केवल सैन्य शक्ति मेजर करता है। सबसे पहला बात आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो ग्लोबल फायर पावर है वो केवल सैन्य शक्ति मेजर करता है, और इस सैन्य शक्ति वाले में भारत की रैंकिंग 4 है। तो बाकी लोग कौन कौन होंगे देख लेते हैं। सबसे पहले आपका यूएसए आएगा, इसमें आप देखेंगे ना तो 2nd प्लेस पर आपको रशिया, रूस देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको चीन देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको हमारा भारत। ठीक है, अब आ जाओ एशिया, ये तीनों याद रहेगा, एक बार फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, यूनिकॉर्न की बात कर रहे हैं, पहले 3rd पे थे, स्लिप होकर 4th पे आ गए। एशिया पावर की बात कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक की बात होगी। ये केवल सैन्य शक्ति नहीं है, ओवरऑल शक्ति है, तो इसमें भारत तीसरे नंबर पर रहेगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में आप देखिएगा केवल सैन्य शक्ति की बात कर रहा है, तो इसमें भारत 4थे नंबर पर रहेगा। इतना याद रहेगा, बढ़िया। अब आ जाओ एशिया विनिर्माण सूचकांक, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। आप खुद बताइए आज के डेट में आपको बाजार में जितना मार्केट में प्रोडक्ट दिखता है वो कौन सा देश बनाता है? सब मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। तो ये मेड इन चाइना है, तो याद रखना इसका जो फर्स्ट है वो कौन आएगा? चाइना। अब आपको एक बात बताते हैं ना कि आप, अगर आप में से कोई वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर कहीं प्राइवेट में कभी कहीं काम किए होंगे ना, तो एक बहुत फेमस ट्रेनिंग होती है 6 सिग्मा ट्रेनिंग। उसमें क्या करते हैं ना कि 6 लेवल्स पर जा करके आपको ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप लेवल 1 क्रॉस कीजिएगा, फिर लेवल 2 पे जाइएगा। ये ट्रेनिंग जो होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में आप देखिएगा तो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और जीरो डिफेक्ट वाला जो सेगमेंट है ना उसको रीच करने के लिए ये किया जाता है। तो याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग की जाती है 6 सिग्मा ट्रेनिंग, और ये 6 सिग्मा ट्रेनिंग ही आपका एशिया विनिर्माण सूचकांक है। मैन्युफैक्चरिंग में भारत का रैंकिंग कितना है? 6th। कैसे याद रखेंगे? आपका 6 सिग्मा ट्रेनिंग से। ठीक है, अब आ जाओ क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जलवायु जोखिम सूचकांक। हम क्या कह रहे हैं भाई, आप खुद एक बार आंख बंद करो और सोचो कि हम लोग जोखिम में हैं कि नहीं। आर वी एट रिस्क और नॉट? डेफिनेटली वी आर एट रिस्क। अब हम लोग कितना रिस्क पे हैं भाई? ऐसा रिस्क पे हैं कि सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, फेफड़े लोगों के जल जा रहे हैं, एल्वियोली खत्म हो जा रहा है। तो याद क्या रखना है अपने को कि हम लोग क्लाइमेट रिस्क पे हैं, बिल्कुल हैं। कितने रिस्क पे हैं? तो हम लोग मैक्सिमम रिस्क पे हैं। अब इंडिया की रैंकिंग क्या होगी? थिंक ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर जो कि मैक्सिमम है।
मैक्सिमम सिंगल डिजिट नंबर, क्योंकि क्लाइमेट रिस्क मैक्सिमम है। 1 से 9 होता है सिंगल डिजिट, या 0 से 9, तो कितना होगा? 9 होगा इसका आंसर, ठीक है। तो भारत का रैंकिंग कितना है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में? 9 है, याद रहेगा बिल्कुल। अब आ जाओ ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। सिंपल सी बात है, आप आर्टिकल 13 पढ़िए एक बार। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? आर्टिकल 13 बोलता है कि कोई भी ऐसा लॉ अगर आपका मतलब पार्लियामेंट बनाता है जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, राज्य द्वारा अगर कोई भी ऐसा बनाया जाए, कानून नहीं बनाएगा जिससे कि किसी भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो, तो हम लोग इस क्या पढ़ें भाई? हम लोग ये पढ़ें कि आर्टिकल 13 बताता है व्हाट इज़ नॉट लॉ, क्या नियम नहीं है, और बोलता है कि जो फंडामेंटल राइट्स को ना खींचे वो लॉ है, जो खींचेगा वो लॉ नहीं है। अगर खींच लिया तो इसका मतलब क्या हुआ? कल को एक सरकार एक नियम लेकर के आएगी जिसमें वो ये बात बोल देगी कि आपका जो लोग भी लाल रंग का कपड़ा पहनेंगे उनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो वो क्या है? वो कहीं ना कहीं टेररिज्म ही है ना। टेररिज्म का मतलब क्या होता है? टू इंस्टिल फियर इन द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल, आपके मन में डर पैदा कर देना, इसी को टेररिज्म बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म हो जाएगा या फिर स्टेट टेररिज्म हो जाएगा। तो बस याद क्या रखना कि जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है ये आर्टिकल 13 से रिलेटेड करना। हम याद कैसे करेंगे? हम बोलेंगे यार अगर स्टेट कुछ ऐसा मतलब लॉ बना दे जो कि फंडामेंटल राइट्स को खींच ले तो कहीं ना कहीं वो एक टेररिज्म का ही पार्ट है, तो हम उस तरीके से याद कर लेंगे आर्टिकल 13 ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ऑब्वियसली यहाँ पर ये आपको जानना पड़ेगा कि ये अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान द्वारा बनाया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, और फर्स्ट पे कौन है आपको पता होगा? पाकिस्तान, ठीक है। अब आ जाओ, सेम याद रखना कि टेररिज्म और फ्यूचर स्किल इन दोनों का रैंकिंग सेम है। कैसे याद रखोगे? टेररिज्म और फ्यूचर स्किल का रैंकिंग सेम है, तो इसमें भी 13, इसमें भी 13। अब ऑब्वियसली स्किल की बात कर रहे हैं तो इसमें फर्स्ट पे यूएसए आ जाएगा लॉजिकली, ठीक है। अब आ जाओ इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पे। हम आपको एक बात बताते हैं, आप इन्वायरमेंट में एक बहुत फेमस टॉपिक है जिसको, एक सेकंड, इन्वायरमेंट में एक बहुत फेमस टॉपिक है जिसको कहते हैं अडेप्टेशन वर्सेस मिटिगेशन। सुने होंगे आप। हम आपको एक बात बताते हैं, देखो अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? अडेप्टेशन का मतलब होता है कि क्लाइमेट चेंज तो होगा, समुंदर तो पिघलेगा, तो हम अपना घर को और ऊपर बनाने लगेंगे। हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे दैट विल बी डिजास्टर रेजिलियंट, वो ऐसा रहेगा कि आपका बाढ़ आने से ढह ना जाए। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? मिटिगेशन का मतलब होता है कि यार क्यों हो रहा है ये? क्योंकि कहीं थर्मल पावर प्लांट चल रहा है, तो एक काम करो ना, उस थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दो, जो कोयला द्वारा प्लांट चल रहा है उसको बंद कर दो। ये होता है मिटिगेशन। तो भारत या फिर जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो एडेप्टेशन पे रहता है। तो एडेप्टेशन के लिए वो क्या कहता है ना कि आप इन्वेस्टमेंट की मांग करता है, किससे? ग्लोबल नॉर्थ से। कि जो ग्लोबल नॉर्थ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको कहता है कि आप लोग हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा एमिट किए हैं, तो आप अब आपका समय आया है कि आप हम पे आके पैसा दीजिए और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो इन्वेस्टमेंट, उससे याद रखना, अगर इन्वेस्टमेंट की बात आए तो याद रख लेना कि मतलब ये जो स्टोरी बताएं हम उसको याद कर लेना। और याद रखना कि इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए आपको? इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कहीं पर किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। डिस्क्रिमिनेशन के लिए प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? तो आर्टिकल 15 के अंदर आता है। तो आपको क्या याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए दैट शुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 15 है। अब आपको याद कैसे रखना है इसको? देखो मतलब याद तो हो गया, आपको समझाई दिए। आर्टिकल 15 किस बारे में बात करता है? ये बोलता है कि कोई भी प्रोहिबिशन आपको मतलब प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कैसे? RRBCS, रिलीजन, रेस, बर्थ, कास्ट और सेक्स, ये 5 ग्राउंड्स हैं जिस पे आर्टिकल 15 बात करता है। एक और चीज़ याद रख लेना भाई, आर्टिकल 15 सवाल आता है, आर्टिकल 15 में सब क्लॉज 6 ऐड किया गया था EWS के लिए। एक ये चीज़ याद रख लेना। दूसरा याद रखना कि ये EWS वाला कब ऐड किया गया? EWS 1, 2, 3, तो 103वां 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और अगर आर्टिकल 16 आ जाओगे तो आर्टिकल 16 में ये 5 ग्राउंड तो है ही RRBCS का, इसके साथ एक डॉक्टर और ऐड हो जाता है। डॉक्टर में क्या होगा? डिसेंट और रेसिडेंस, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेना फटाक से, तो याद रहेगा ये पार्ट आपको। बढ़िया, आ जाओ इधर। अब है रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, इसको बाद में देखेंगे अच्छे से, ठीक है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, एक कहानी बता रहे हैं, याद रखना। कहानी ये है कि एक एस्पिरेंट है, कोई आपका दोस्त ही होगा मान लीजिए, एक एस्पिरेंट है जो कि आपका 20 साल से तैयारी स्टार्ट की, अभी 40 साल का हो गया है ना। मतलब वो अपने जवानी का जो मेजर साल है वो आपके कहाँ पर दे दिया? तैयारी में दे दिया। स्टिल ही वॉज नॉट एबल टू क्लियर एग्जाम। तो अगर वो आदमी तैयारी की जगह पर स्टार्टअप किया होता, अगर वो आदमी तैयारी की जगह पर स्टार्टअप किया होता तो उसको एक नई जिंदगी मिल गई होती,
मिल गई होती। तो इफ़ अगर वो एक सेकंड अगर वो स्टार्टअप किया होता तो ही वुड हैव गॉट अ न्यू लाइफ। वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र सूचकांक, सिंपल सी बात है, लाइफ। आर्टिकल 21 किस बारे में बात करता है? राइट टू लाइफ। ठीक है, तो स्टार्टअप अगर करेंगे हम लोग तो वी कैन गेट आउट ऑफ द विशियस लूप, जो कि हम सरकारी नौकरी में फंस जाते हैं। तो स्टार्टअप करेंगे तो एक नया लाइफ मिलेगा हमको, फ्रेश एयर ले पाएंगे। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें आपको दो चीज़ पता होना चाहिए। सबसे पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है आपका कौन सा इंस्टीट्यूट निकालता है, तो जर्मन वॉच निकालता है, ये याद रख लेना। इसमें आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट 3 जो पहला 3 है वो खाली रहता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, हमेशा इंप्रूवमेंट का एक स्कोप है। तो इसीलिए क्या करेगा आपका, इसको 4th पे रखेगा। भारत का इसमें रैंकिंग कितना है? 23। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है, इसको याद रखेंगे खुद से। अब आ जाओ सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स, सेम जो आपका क्लाइमेट चेंज है। अगर क्लाइमेट चेंज पे काम कर लोगे तो सस्टेनेबली ट्रेड कर पाएंगे, सतत तरीके से व्यापार हो पाएगा। तो सतत तरीके से व्यापार हो और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, दोनों आपको याद रखना है कि आपका 23 पे आता है। अब आओ कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स, सिंपल सी बात है, विकास के लिए प्रतिबद्ध ऐसा कौन सा सेगमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कहता है सरकार को कि आप सिटीजन्स के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं? इसी को कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। तो डीपीएसपी स्टार्ट कहां से हो रहा है, कौन से आर्टिकल से स्टार्ट होता है? आर्टिकल 36 से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 51 पे जाके खत्म होता है। तो आर्टिकल 36 से स्टार्ट हुआ, तो अगर आर्टिकल 36 को इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग तो हम विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं। तो कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स आर्टिकल 36 से स्टार्ट हो रहा है। इंडिया की रैंकिंग आर्टिकल 36 रहेगी। फर्स्ट कौन है? स्वीडन है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, अगेन सिंपल सी बात है भाई, इनोवेशन कब हो पाएगा? 2 लोग हैं, एक आदमी है एक्स, एक आदमी है वाई। एक्स को बहुत बढ़िया अटल टिंकरिंग लैब्स मिल रहा है जहां पर वो जाके काम कर सकता है, और वाई जो है वो चाय के स्टॉल पे काम कर रहा है। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये अगर ये मेजॉरिटी का ये कहानी है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनोवेशन हो पाएगा? नहीं, इनोवेशन नहीं हो पाएगा। इनोवेशन के लिए क्या चाहिए? इनोवेशन के लिए आपको जस्टिस चाहिए। कैसा जस्टिस चाहिए? आपको सोशल जस्टिस चाहिए कि जो ये बच्चा है छोटू जो चाय के स्टॉल पे काम करता है, उसके साथ सोसाइटी जस्टिस करे, इकोनॉमिकल, कि उसको अपना पेट पालने के लिए ये काम ना करना पड़े, रादर देयर इज समवन दैट कैन टेक केयर ऑफ दैट। पॉलिटिकल जस्टिस, इसका रिप्रेजेंटेशन हो, लोग इसकी बात करें। ये सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बात कौन करता है? आर्टिकल 38 बात करता है। देखो आर्टिकल 38 क्या कह रहा है कि स्टेट पूरी कोशिश करेगा कि सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को खत्म कर पाए। तो याद क्या रखेंगे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इनोवेशन तभी हो पाएगा जब हम जस्टिस करेंगे, जब हम, ठीक है, जस्टिस करेंगे। 38 याद रहेगा, बढ़िया। अब आ जाओ कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, सिंपल सी बात है भाई, एक बात बताना, हम कंपीट कैसे कर पाएंगे? एक आदमी हवाई चप्पल पे दौड़ रहा है, एक आदमी स्पाइक्स पे दौड़ रहा है। आर दे बोथ एबल टू कम्पीट? नो। कंपीट करने के लिए दोनों को बराबर होना पड़ेगा, यूनिफॉर्मिटी चाहिए। कंपीट करने के लिए यूनिफॉर्मिटी चाहिए, यही यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्म सिविल कोड में है। तो याद क्या रखेंगे, पहले पे सिंगापुर आता है, भारत की रैंकिंग 44 है। ये IMD द्वारा मतलब ये करते हैं, ठीक है, IMD द्वारा पब्लिश किया जाता है। 44 रैंकिंग कैसे याद रखेंगे कि फॉर टू कम्पीट द कॉम्पिटिशन शुड बी यूनिफॉर्म। हाउ डू वी गेट दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर आर्टिकल 44, याद रहेगा, बढ़िया। अब आ जाओ ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, वैश्विक पेंशन सूचकांक। ये वैश्विक पेंशन सूचकांक लेकर के कौन आता है भाई? एक मर्सर नाम का इंस्टीट्यूट है, याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। याद क्या रखना आपको वो बताते हैं। देखो एक बात, मतलब एक ये बताते हैं, हम लोग किनको जानते हैं? द्रौपदी मुर्मू को जानते हैं, ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू। शी वॉज अ वेरी सेलिब्रेटेड पॉलिटिशियन, अपने टाइम पर बहुत हार्ड सी फेस की, सब कुछ की, जीती, MLA रही, XYZ। अब जब उनका उम्र हो गया तो अब वो क्या चाहती थी कि यार अब हम इन सब केओस से हट करके रिटायर लें। रिटायर लेने के लिए क्या की, वो एक ऐसा जॉब चुनी जिसमें जो एक पेंशन टाइप का जॉब रहे, ज़्यादा मेहनत भी ना हो और बढ़िया सब काम होता रहे। तो यही तो पेंशनर का खासियत क्या होता है, यही होता है कि आराम से बैठिए, पैसा कमाइए।
तो हम इसको कैसे याद करेंगे कि एक पेंशन का जॉब है जो कि आपका प्रेसिडेंट का है। ऐसा कौन सा संविधान का आर्टिकल है जो कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन बोलता है ये बात? आर्टिकल 52 बोलता है। तो याद रखना आर्टिकल 52 ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, भारत का रैंकिंग 52वां, फर्स्ट पे नीदरलैंड्स, ठीक है। ग्लोबल वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, प्रतिभा का कितना है भाई? IMD द्वारा लाया गया है, ये 63 रैंक है, देख लेना अपने से, याद करने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एनर्जी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है भाई कि नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ जाना। और दूसरा आपका क्या है? गुड गवर्नेंस इंडेक्स। याद रखने का क्या तरीका है? सिंपल तरीका है याद रखने का कि चाहे बात गुड गवर्नेंस की हो या बात एनर्जी ट्रांजिशन की हो, ये अकेले पॉसिबल नहीं है, ये अकेले पॉसिबल नहीं है। अगर भारत न्यूक्लियर पावर की तरफ बढ़ जाएगा और कल को अफ्रीकन देश एमिट करते रहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कहीं ना कहीं वो हवा हमारे पास भी आएगा। गुड गवर्नेंस, अगर हाउती, मिडिल ईस्ट, ये सब क्राइसिस सॉल्व नहीं होगा तो क्या भारत हम एनर्जी सिक्योर हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो याद रखना, चाहे वो सुशासन हो या वो ऊर्जा संक्रमण हो, इतना हमको पता है कि इसके लिए सातों कॉन्टिनेंट को एकजुट होना पड़ेगा, सातों कॉन्टिनेंट को एकजुट होना पड़ेगा। 71 तो गुड गवर्नेंस रैंकिंग और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इन दोनों का रैंकिंग 71 रहेगा। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, विधि के शासन का सूचकांक, हमको उतना नहीं पता, हमको इतना पता है कि विधि के द्वारा शासन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये पता करने के लिए आपको शिक्षित होना पड़ेगा। ये मानते हैं आप? विधि के द्वारा शासन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इसके लिए आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। यू हैव टू बी लिटरेट, तभी आप ये बात कर पाएंगे। अब ये लिटरेसी कैसे आएगी? आर्टिकल 21A बोलता है कि आपको फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21A में, आर्टिकल 21A कौन से संवैधानिक संशोधन में डाला गया? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो याद रखना 86 इज द रैंकिंग ऑफ दिस रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। हम फिर कह रहे हैं आर्टिकल 21 हम लोग ऊपर देखे थे, क्या देखे थे? कि अगर आर्टिकल 21 है तो वी गेट अ न्यू लाइफ। और क्या था न्यू लाइफ को हम कैसे किए थे? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम था उसमें, कि स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का है, फर्स्ट पे आपका डेनमार्क आता है। याद रखेंगे यही डेनमार्क आपका करप्शन में भी फर्स्ट पे आएगा। यही आपका जो एनर्जी ट्रांजिशन हम लोग देख रहे थे उसमें भी आपको याद होगा तो फोर्थ पे डेनमार्क था, फर्स्ट थर्ड खाली था, मतलब पहला 3 खाली था। और फिर आपको क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में पहला 3 खाली था और आपका डेनमार्क फोर्थ पे था। तो डेनमार्क यहाँ पर याद रखना कि करप्शन में भी फर्स्ट पे है, मतलब सबसे कम। रूल ऑफ लॉ भी यहाँ पर सबसे तगड़ा है, ठीक है। 86, यही 86 आगे एक जगह और आएगा, देख लेंगे उस समय। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट UNSDSN का है 99, याद रख लेना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूख सूचकांक, अगर भूखे हो तो बुखार लग जाएगा, अगर भूखे हो तो बुखार लग जाएगा। ये बुखार क्या है? ये बुखार आपको 102 डिग्री फीवर देके जाएगा, बुखार आपको 102 डिग्री फीवर देके जाएगा। कौन दे रहा है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्थ। फर्स्ट पे कौन है? अर्मेनिया है। भारत का रैंकिंग कितना है? भारत का रैंकिंग 102 है, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, वैश्विक शांति सूचकांक 115, कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, अपने से याद करना है। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 116, दोनों याद रखना है क्या? बिल्कुल याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्स, ये आपका सेम जो ऊपर 86 रूल ऑफ लॉ देखे थे ना, उसी से मैच कर जाता है। ये आप ध्यान दीजिएगा ना कि जो एडुटेरिया का मैगजीन आया अभी कल परसों, कल ही आया, उसमें इसकी रैंकिंग 128 दे दी है, वो गलत दिया है ना। उसमें इसकी रैंकिंग 128 दी है, बगल में लिख दिया नॉट 128, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। फिर आपका इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, वो आपका 128 है। ह्यूमन डेवलपमेंट 130, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 131, जो कि आपका वुमेन और जेंडर गैप दोनों का सेम आता है, 131, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में आप देखिएगा तो भारत की रैंकिंग 157 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम वाला इंडेक्स, क्योंकि न्यूज़ में भी रह रहा है अभी, तो हो सके सवाल पूछ दे। और फर्स्ट पे कौन है? नॉर्वे है। लेकर के कौन आता है? RSF, क्या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर शायद होता है, एक बार ये देख लीजिएगा कि कौन इसको लेकर के आता है, ठीक है। हो गया ऑलमोस्ट। अब एक ये काम करते हैं ना कि आपके सामने वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा A to Z, ताकि जो ट्रिक हम लगाए हैं आपको एक बार वापस से ट्रिक आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। एक सेकंड जरा सा।
आ जाइए, एक सेकेंड। सबसे पहला क्या देखे थे, यूरोन का ग्लोबल यूनिकॉर्न, भारत चौथे पे आ गया है, पहले तीसरे पे था, पर यूके यूनाइटेड किंगडम उसको पीछे छोड़ दिया। एशिया पावर इंडेक्स देखे थे हम लोग, इंडो पैसिफिक की बात करता है और इसमें ये ओवरऑल पावर की बात करता है, तो इसमें भारत थर्ड पे है, और ये केवल सैन्य शक्ति की बात करता है तो इस पर भारत फोर्थ पे। मैन्युफैक्चरिंग के लिए, विनिर्माण के लिए एक ट्रेनिंग आती है जिसको कहते हैं 6 सिग्मा ट्रेनिंग, देख चुके हैं हम लोग 6 सिग्मा ट्रेनिंग, तो इसमें भारत का रैंकिंग कितना रहेगा, 6 रहेगा, और ऑब्वियसली चाइना फर्स्ट पे रहेगा। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स मैक्सिमम जोखिम पे है, मैक्सिमम नंबर सिंगल डिजिट, 9th रैंकिंग भारत का। टेररिज्म, सिंपल सी बात है भाई, टेररिज्म का मतलब क्या होता है कि स्टेट टेररिज्म, कि अगर आप एक ऐसा नियम लेकर के आते हैं जिससे हमारा फंडामेंटल राइट घिंच जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो आप कहीं ना कहीं टेररिज्म कर रहे हैं, जो कि आपका आर्टिकल 13 आपको रोकेगा। फ्यूचर स्किल, इन दोनों का सेम करवाए थे। इन्वेस्टमेंट कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जब ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ को पैसा भेजेगा, आर्टिकल 15। रेस्पॉन्सिबल 16 था, बाकी आगे इसको और अच्छे से देखेंगे। स्टार्टअप इकोसिस्टम, भाई जो जवानी का 20 साल सरकारी नौकरी में अगर बर्बाद हो गया तो उससे बेहतर था कि आप कभी स्टार्टअप कर लिए होते, ताकि आपको एक नई जिंदगी मिल गई होती। 21 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स याद करवा दिए थे सिंगल, पता नहीं मतलब जब कोई ट्रिक नहीं था, 23 याद रखना है, ठीक है। और इसका फर्स्ट 3 पे खाली था। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स सेम 23 पे। कमिटमेंट टू डेवलपमेंट, विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार, अनुच्छेद 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 इज द रैंकिंग। इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन तभी हो पाएगा जब सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस रहेगा, जो कि आर्टिकल 38 देकर के जाता है। फर्स्ट पे कौन है, इंपॉर्टेंट है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, कॉम्पिटिशन तभी होगा जब यूनिफॉर्म लड़ाई होगी, प्रतिस्पर्धा तभी हो पाएगी जब दोनों के दोनों सेम जूते में लड़ें, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। पेंशनरी पोस्ट कौन सा है, प्रेसिडेंट का है। प्रेसिडेंट का है, द्रौपदी मुर्मू, आर्टिकल 52। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, पता नहीं भाई, इसका कोई ट्रिक नहीं देखे थे, सिंपल, हर चीज का ट्रिक क्या होगा, 63। गुड गवर्नेंस और एनर्जी ट्रांजिशन, सुशासन और ऊर्जा संक्रमण, दोनों के लिए कहा गया था कि ये एक आदमी का काम नहीं है, 7 कॉन्टिनेंट मिल करके एक गोल, एक लक्ष्य की तरफ काम करेंगे। 71 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, पढ़ाई लिखाई करोगे तभी तुम विधि के द्वारा शासन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है बात कर पाओगे, तो याद रखना आर्टिकल 21A, ये कब डाला गया, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें भारत का रैंकिंग क्या है, 86th। फर्स्ट क्या है, एक बार देख लेना सब आप अपने से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, सिंपल सी बात है भाई, 99 याद रख लेना। हंगर, भूखे हो तो 102 डिग्री बुखार हो जाएगा। पीस का क्या था, हम लोगों को याद नहीं है, 115 डायरेक्ट याद करवाए थे, कोई ट्रिक नहीं था। हैप्पीनेस 116 था। इकोनॉमिक फ्रीडम 86 था। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम एक बार देख लेना कितना था, हमको भी याद नहीं है, 128 था, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट 130, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ग्लोबल पीस, वुमेन एंड सिक्योरिटी इंडेक्स, तो वुमेन और जेंडर गैप दोनों का सेम था, 131। और लास्ट में आपका आ गया प्रेस फ्रीडम 157। अच्छा, इसमें 2 गो इंडेक्स नहीं दिया गया है, अभी देख के हमको समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर फटाफट एक काम करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। एक याद रखना, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, एक याद रखना, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन लेकर के आता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करके बॉडी है, वो लेकर के आता है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, 91st। अब आपका काम है कि आप बताइए कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ था। कुछ आपको याद अगर आएगा तो एंटी डिफेक्शन के बारे में बात हुआ था, स्प्लिट मर्जर से रिलेटेड, कुछ आपको याद आएगा तो कुछ 15% मिनिस्ट्री साइज के ऊपर था। एक बार अच्छे से देखना और कमेंट कर देना, ठीक है। फर्स्ट पे कौन है, हम लोग पहले भी बता चुके हैं आपको, फर्स्ट पे आपका डेनमार्क आता है। लास्ट पे कौन है, तो लास्ट पे 2 देश हैं, लास्ट पर 2 देश हैं, कैसे याद रखना है, SSS, साउथ सुडान और सोमालिया, ठीक है। इसके अलावा एक रैंकिंग और देख लो, जो कि आपका हेनले का पासपोर्ट इंडेक्स। ये हेनली का पासपोर्ट इंडेक्स ना बार बार परेशान करता है कि आपको अलग अलग जगह अलग अलग दिखेगा, क्यों, क्योंकि ये हर 3 महीने पे अपडेट होता है, ये क्वार्टरली अपडेट होता है, ठीक है, हर क्वार्टर पे अपडेट होगा। तो एक चीज़ ये याद रख लेना कि क्वार्टरली अपडेट होता है। दूसरा याद रखना कि इसमें भारत की रैंकिंग जो है 78 है। फर्स्ट पे आपका हर बार सिंगापुर ही आता है। ये कैसे मेजर करता है ना कि कितने देश को आपका देश मतलब वीज़ा ऑन अराइवल पे रखा हुआ है, मतलब कि आप गए भारतीय हैं किसी देश में गए, तो 56 ऐसे देश हैं, देयर आर 56 ऐसे कंट्रीज जो कि इंडियन को वीज़ा ऑन अराइवल देता है। और लास्ट पे कौन है, अफगानिस्तान है, ठीक है। भारत की रैंकिंग 78 है, फर्स्ट पे सिंगापुर हो गया। एक बार बस वापस रिवाइज कर लो, बहुत दिमाग खराब करने का जरूरत नहीं है इस पर, ठीक है।
अब आ जाओ कुछ कुछ जो मेजर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पब्लिश कौन करता है, याद रखना, यूएनडीपी करता है। ये जो डेवलप किया गया, ये महबूब उल हक, ये मुसलमान पाकिस्तानी है, ये उनके द्वारा किया गया। और यहाँ पर याद रखना कि अमर्त्य सेन का जो कैपेबिलिटी अप्रोच है उसको भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच है उसको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर क्या क्या पैरामीटर्स हैं, 3 पैरामीटर्स हैं। एक आपका हेल्थ है, सेहत, दूसरा और दूसरा आपका एजुकेशन है, और तीसरा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। एजुकेशन के अंदर एक बात देखो, याद करना कि इसमें 3 डायमेंशन है पर 4 इंडिकेटर है। कहने का मतलब हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो है पर इंडिकेटर 4 हैं। हेल्थ के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखेंगे, एजुकेशन के अंदर मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, 2 चीज़ देखते हैं। और फिर यहाँ पर आपका पर कैपिटा इनकम देखेंगे, ठीक है, याद रहेगा। एक और चीज़ याद रखना, अभी आप कह रहे हैं हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर जैसे मान लो हेल्थ का तुम्हारा एक एक्स रैंकिंग आया, एजुकेशन का एक वाई स्कोर आया और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जेड स्कोर आया। तो पहले क्या करते थे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 आपका HDI स्कोर होता था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एरिथमेटिक मीन बोलते हैं। पर बाद में क्या किया गया कि इसको √XYZ कर दिया गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिक मीन, मतलब अंडर क्या, टू दी पावर 1/3। तो इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन। तो याद रखना कि ये 2010 के बाद से जियोमेट्रिक मीन फॉलो करता है। और एक चीज़ आपको बता देते हैं कि आपका काम है ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मेजर करने का जो तरीका है उसको कहते हैं कुछ एल्काइन फॉस्टर करके, हमको स्पेलिंग याद नहीं है, एक बार वो देख लेना। अभी रिसेंटली UPSC का जो हुआ था एग्जाम, उसमें पूछा गया था, तो एक बार देख करके कमेंट कर देना भाई, तो हम उसको पिन कर देंगे, ठीक है। स्पेलिंग हमको नहीं पता इसलिए नहीं लिख रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार भारत का रैंकिंग इसमें खराब आता है और बार बार भारत सरकार गुस्सा होता है कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं फ्री में और तुम हमको भूखा डिक्लेयर कर रहा है, समझ रहे हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन लेकर के आता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड करके है और एक वेल्ट हंगर हिल्फ करके, ये दोनों इंस्टीट्यूट लेकर के आते हैं। काम का ये बात क्यों है देखो, क्योंकि इसमें ना आप देखेंगे तो 4 पैरामीटर्स हैं। एक है अंडर नरिशमेंट जिसका 33% वेट है, एक है स्टंटिंग जिसमें कि हाइट कम पड़ जाती है, एक है वेस्टिंग जिसमें आपका वजन कम पड़ जाता है, और एक है चाइल्ड मोर्टालिटी कि 5 साल के अंदर ही बच्चा अगर मतलब सर्वाइव नहीं कर पाया तो। अब दिक्कत इसमें क्या है ना कि भारत सरकार बोलती है कि चाइल्ड स्टंटिंग बच्चा, चाइल्ड वेस्टिंग बच्चा, चाइल्ड मोर्टालिटी बच्चा, तो आपका 4 में से 3 इंडेक्स बच्चे के ऊपर है, आपका 66% वेटेज बच्चे के ऊपर है, और फिर आप आकर के इसको ग्लोबल हंगर इंडेक्स बोल दे रहे हो। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स नहीं हो सकता ना, ये चाइल्ड हंगर इंडेक्स बोलो तो हम मान भी लें। तो इसी बारे में बात करता है। तो इसीलिए भारत सरकार जो है, भारत का स्कोर कितना है, 25.8 है। हमारा रैंकिंग कितना है, याद रखो, 102 डिग्री बुखार की बात किए थे तो 102 है। ये कहता है, भारत सरकार कहता है कि 3 में से 4 इंडिकेटर जो बच्चों के लिए है, और आपका जो सर्वे मेथड है वो भी सही नहीं है। आप हमारा ही NHFS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे उसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये गड़बड़ कर रहे हैं आप, ठीक है। अब आ जाओ एक जेंडर गैप पे, कौन देकर के आता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वेरी इंपॉर्टेंट। जेंडर गैप में भारत की रैंकिंग कितनी थी, 131, स्कोर 64.4। याद क्या रखना है कि इसमें 4 पैरामीटर हैं, चारों 25-25-25% पे। एक पैसा, दूसरा पढ़ाई, तीसरा सेहत, चौथा पॉलिटिक्स में उनका इन्वॉल्वमेंट कितना है, ठीक है, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। एक और देख लो, अब एक है रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। भारत सरकार, मतलब ये भारत सरकार बोलना गलत रहेगा, पर ये भारत का खुद का एक डेवलप किया गया रैंकिंग है, इसी लास्ट ईयर, मतलब इसी साल ये स्टार्ट किया गया। इसमें क्या बात करता है ना कि यार तुम बहुत बड़े सुपर पावर हो गए, तुम्हारे पास बहुत इनोवेशन है, तुम्हारे पास बहुत टेक्नोलॉजी, सब ठीक है, आर यू रिस्पॉन्सिबल, क्या तुम जिम्मेदारी उठाते हो। तो सबसे पहली सवाल तो आती है कि यार ये जिम्मेदारी किसके प्रति। तो याद रखना कि हम लोग 3 लोगों के प्रति जिम्मेदारी की बात करते हैं। एक अपने समाज के प्रति, मतलब भारतीयों के प्रति, दूसरा बाहर आउटसाइड, और तीसरा अंदर बाहर तभी काम करेगा जब प्रकृति सही रहेगी। तो तीसरी प्रकृति, तो याद रखना, एक है आपका डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक है इन्वायरमेंट के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक है आपका इंटरनेशनल बाकी देशों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके देश में सब बढ़िया है, आप दूसरे देश में जा करके उसके प्रेसिडेंट को उठा करके आ जा रहे हैं मजदूरों को, तो आर यू रिस्पॉन्सिबल, नो यू आर डेफिनेटली नॉट। तो यही इस तरीके से याद रख लेना कि 3 डायमेंशन है, 7 थीम है, 13 सब थीम है और 58 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, याद रखना इसको। भारत की रैंकिंग कितनी है इसमें, 16 है भारत की रैंकिंग, USA की रैंकिंग 66 है, चाइना की रैंकिंग 68 है, दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट किसको दिया है, सिंगापुर को दिया। क्या ये वही सिंगापुर है जिसको हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पर दिया गया था, बिल्कुल। क्या ये वही है
जिसको इनोवेशन में फर्स्ट रैंकिंग दिया गया था, नहीं, इनोवेशन वाला सिंगापुर नहीं था, स्विट्जरलैंड था। ठीक है, ये सेकंड वाला। ठीक है, बढ़िया हो गया काम, ये देख लिए। ये एक और काम का चीज़ है कि ये इंडियन इनिशिएटिव है, एक इंडियन बेस्ड थिंक टैंक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, वो JNU और IIM मुंबई, जो कि पहले नीति मुंबई था, उनके साथ मिलकर के किया है। बस इतना याद रख लेना, ये 16 याद कर लेना, 66 याद कर लेना, 68 याद कर लेना, 7, 13, 58। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा काम खत्म हो चुका है। अब यही है कि हम चाहते हैं कि आप लोग अब कमेंट में बताइएगा ना कि आपको एक तो कि कैसा लगा, ये फ़ायदा हुआ, समझ में आया, आसान लगा पहले से, और दूसरा कि अगर आप लोग कहेंगे, अगर एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ कमेंट्स हम देखेंगे तो फिर हम कोशिश करेंगे कि जैसे स्पोर्ट्स हो गया या फिर बुक्स एंड ऑथर्स हो गया या फिर इस टाइप का जो हो ना, उनको हाईलाइटेड तो हम देने ही वाले हैं। कल तक जैसे ही इंग्लिश मैगजीन आएगा हम हाईलाइटेड दे देंगे आपको, पर हम चाहते हैं कि जैसे ही अगर ऐसा कुछ आता है तो हम इस तरीके से जो चीज़ों आपको परेशान करती है उसको आसान करके आपके सामने लेकर के आ जाएँ। मेहनत इसमें मेरा भी लगता है, आपको देख के समझ में आता होगा कि मैगजीन खोल करके पढ़ नहीं दे रहे हैं कि ये इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, तो समय तो मेरा लगता ही होगा। और आप लोगों को कहेंगे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और PLFS, इन दोनों का वीडियो आ गया है, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, इससे आसान तरीके से ये नहीं बताया जा सकता था। ठीक है, थैंक यू।